एक महिला खाना बना रही थी। तभी उसे सीवर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसका पति दशान घर आया और पूछा कि खाना क्यों नहीं बनाया। महिला ने दशान को आवाज के बारे में बताया। दशान ने जांच की, उसे कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन पत्नी ने कहा उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनी हैं और वे आवाजें उसे मारने की धमकी दे रही थीं, क्योंकि पड़ोसी जियाउड घर का नवीनीकरण कर रहा था। दशान ने सोचा शोर उसके घर से आ रहा है, इसलिए उसने पत्नी से कहा ज्यादा न सोचे। रात का समय आया, महिला उठी और शौचालय गई। वह बस कुछ ही देर बाद गई थी। दशान ने बगल की दीवार पर दस्तक सुनी, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे। दशान बहुत गुस्से में था। उसने पड़ोसी को चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही वह लेटा वह आवाज फिर से आई। दशान ने देखा चेतावनी काम नहीं आई तो वह सीधे जांच करने गया। लेकिन अजीब बात यह थी, दशान हर बार घंटी बजाता लेकिन कोई बोलता नहीं था। दशान के पास कोई चारा नहीं था, उसे घर लौटना पड़ा। दशान घर आया पाया कि आवाज बाथरूम से आ रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। जब वह अंदर जांच करने गया, उसने देखा पत्नी हवा में टकरा रही थी और वह उसे रोक नहीं पा रहा था। पत्नी लगातार टकरा रही थी। दृश्य बदलता है। 3 बुजुर्ग दशान से मिलने आए। एक फोरेंसिक डॉक्टर जियो लुओ था। 2 प्रोफेसर अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञ थे। महिला का नाम जिया हुआ था, पुरुष का नाम जियावे था। वे मानते थे दशान हत्यारा नहीं है। वे इस बार आए थे पूछने कि क्या हाल में कुछ अजीब हुआ है। दशान ने सोचा, फिर उन्हें बताया उसका पड़ोसी जियाउड अजीब व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वह आधी रात को अजीब आवाजें करता था। प्रोफेसर जियाउड का नाम सुनकर तनाव में आ गए। दरअसल जियाउड पहले उनसे मिला था। उसने कहा था कि उसे भी अजीब अनुभव हुए थे। 1 हफ्ते पहले की बात है। तस्वीर में दिखाया गया व्यक्ति जियाउड था। उसे लगा था कि उसका घर भूतिया है। यह कई महीनों से चल रहा था, इसलिए उसने प्रोफेसर जियाहुआ को फोन किया, लेकिन प्रोफेसर उपलब्ध नहीं थे। जियाउड घर लौटा। उसे लगा बिस्तर के नीचे कुछ है, पर वह कुछ देख नहीं पाता था। इस वजह से वह लंबे समय से सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसे हर रात नींद की गोलियां लेनी पड़ती थीं। जब जियाउड सो गया, उसका बिस्तर अजीब तरह से हिल गया। उसने फिर बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही वह लेटा, राक्षस दिखा। उसी समय घर की बत्ती अचानक चली गई। जियाउड ने स्विच दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसे बिस्तर के नीचे का सॉकेट याद आया। जैसे ही उसने प्लग लगाया, एक राक्षस घर से बाहर भाग गया। जियाउड डर गया। वह केवल बिस्तर में प्रार्थना कर सकता था। अगला दिन आया। जियाउड उठा तो घर अस्त व्यस्त था। फिर उसने प्रोफेसर जियाहुआ को फोन किया। उसने कहा राक्षस अब चीजें नहीं हिलाता, बल्कि सीधे दिखाई देता है। जियाउड ने कहा उसने खुद देखा, पर सहायक ने मदद से इनकार किया, क्योंकि जियाउड के पास सबूत नहीं था। जियाउड घर लौट आया। उदास नजरों से घर को देखता रहा। तभी दशान आ गया। उस समय दशान की पत्नी ठीक थी। दशान ने पूछा वो दीवार से क्यों टकराता है। जियाउड ने कहा वो घर सजा रहा है। शाम हो गई। सहायक हमेशा सबूत मांगता था। जियाउड ने गुस्से में कैमरा खरीदा। उसने कैमरा अलमारी पर रखा, सोते समय की घटनाएं रिकॉर्ड करने के लिए। जब जियाउड गहरी नींद में था, एक आवाज से वो जाग गया। उसने नीचे देखा, कैमरा गिर गया था। उसी समय खिड़की पर राक्षस की छाया दिखी। जब जियाउड ने लाइट जलाई, छाया गायब हो गई। फिर जियाउड ने कैमरा उठाया। उसने देखा जब वो सो रहा था, एक राक्षस उसे अजीब तरह से देख रहा था। फिर राक्षस अलमारी में छिप गया। राक्षस ने बहुत जोर लगाया, जिससे कैमरा गिर गया। जियाउड ने यह देखा, हैरानी से अलमारी को देखने लगा। जियाउड बहुत डर गया। एक सुई लेकर अलमारी की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने अलमारी खोली, उसमें सिर्फ कपड़े थे। फिर जियाउड ने कैमरा उठाया। उसने वीडियो को पीछे किया। राक्षस खिड़की से आया था। अचानक अलमारी का दरवाजा खुल गया और अंदर वही राक्षस था। जियाउड ने गन की चमक से राक्षस को देखा। जब वो गन उठाने वाला था, राक्षस ने उसे पकड़ लिया। अगला दिन आया। एक बच्चे ने गलती से गेंद मारी। बच्चे ने बस थोड़ा पानी पिया, पर जियाउड बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने बच्चे को जल्दी जाने को कहा। बच्चा डर कर पीछे हटा। अचानक एक बस आई, सीधे छोटे लड़के को मार डाला। पहाड़ आवाज सुनकर जांच करने आया। उसने पहचाना, ये पड़ोसी शाओ आई का बच्चा था। फिर वह पागलपन से चिल्लाया, शाओ आई। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। दुर्घटना निपटाकर दृश्य साफ किया। जमीन का खून सीवर में बह गया। यह एक पूर्वाभास था। फिर छोटे लड़के का अंतिम संस्कार किया, पर दशान को एक बात समझ नहीं आई। वह कई दिनों से शाओ दे को नहीं देखा। कैमरा मुड़ता है। फोरेंसिक डॉक्टर शाओ लुओ को पुलिस का फोन। शेरिफ ने कहा, एक स्नान घटना हुई है, जांच में शाओ लुओ की मदद चाहिए। जब वह वहां पहुंचा, शिकायतकर्ता शाओ आई था,
जिसका बच्चा मरा वे रसोई में आए। मृत बच्चा मेज पर बैठा था। पता चला कि शाओ आई धूम्रपान कर रहा था। तभी बाहर अजीब आवाज सुनी। जब वह जांचने बाहर आया, दरवाजे पर कई पैरों के निशान थे और एक बच्चे की छाया भी। शाओ लुओ शव देखकर हैरान नहीं हुआ। उसे लगा यह असामान्य स्नान घटना नहीं। शाओ आई सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाई। उसने बच्चे को बाहर निकाला। दोनों के बातचीत के दौरान मेज पर रखा दूध गिर गया। शियाओ लुओ ने अविश्वास से लाश देखी और तुरंत दफनाने का सुझाव दिया। उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं कर सकते क्योंकि शेरिफ जियो आई का पूर्व प्रेमी था। अगर जियो आई की शव खुदाई पता चलती, लोग उसे पागल समझते और वह जेल भी जाती। बचने के लिए जियो लुओ ने कहा झूठ बोले कि यह मृत्यु पश्चात अंडा है। जियो लुओ ने जियो ए को बेहोशी का इंजेक्शन देने का सुझाव दिया क्योंकि मां बच्चा नहीं देगी। शियाओ लुओ बाहर आया। एक महिला को फोटो लेते देखा। परिचित लगी। पूछताछ की। बातचीत में पता चला वह महिला अलौकिक घटनाओं की शोधकर्ता प्रोफेसर शियाओ हुआ थी। शियाओ लुओ ने पूछा वह यहाँ क्या कर रही है। पता चला कि शियाओ हुआ को जियोडे से मदद का अनुरोध मिला था। वह लिन ये घटना की जांच के लिए आई थी, लेकिन अजीब था, घंटी बजाने पर कोई जवाब नहीं मिला। शियाओ लुओ ने सोचा यह संयोग है, सामने भी लीन ये घटना हुई। उसने प्रोफेसर को साथ जांच करने को कहा। शियाओ लुओ ने पहले प्रोफेसर को लाश दिखाई, फिर वे लिविंग रूम में बात करने आए। पता चला शियाओ लुओ 15 साल से फोरेंसिक डॉक्टर है। उसने कई लिन ये घटनाएं देखी हैं, लेकिन वह मानता है कि ये सच भी हो तो शोर नहीं मचाना चाहिए, बल्कि शांति से निपटना चाहिए। प्रोफेसर शियाओ हुआ उससे पूरी तरह सहमत थीं। तभी एक बच्चा अपना खिलौना लेने के लिए बाहर से अंदर आया और अचानक उसने लाश देख ली। जैसे ही बच्चे ने उसे देखा, लाश का सिर अजीब तरह से उसकी ओर घूम गया। दूसरी ओर शियाओ लुओ ने शियाओ डे की फोटो देखकर सोचा यह संयोग है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा दोनों लिनी घटनाओं में कोई संबंध होगा। अचानक बाहर से लड़के की चीख सुनाई दी। शियाओ लुओ ने जाकर देखा, दरवाजा खुला है। तुरंत समझ गया कोई अंदर आया है। सुरक्षा के लिए उन्होंने लाश को फ्रिज में रखा, पर नहीं जानते थे कि बच्चे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। फिर शाओ लुओ ने शेरिफ को ढूंढा। वे बच्चे की मां के सोते समय शव को हटाने का फैसला किया। जब वे जाने लगे, फ्रिज अचानक हिल गया। प्रोफेसर शियाओ हुआ ने देखकर शेरिफ से सहयोग का प्रस्ताव रखा। फिर समय सामान्य हो गया क्योंकि शाओ डे के घर में बिजली नहीं थी। शेरिफ ने प्रोफेसर शियाओ हुआ को फोन किया, पूछा क्या बिजली चालू करनी है। प्रोफेसर ने सीधे मना कर दिया क्योंकि अगर रोशनी न हो तो राक्षस आसानी से आ सकते हैं। कुछ देर बाद अजीब बात हुई। शेरिफ दोनों रसोई में आए। कुछ बर्तन अलमारी से चिपके थे। जब प्रोफेसर ने छूने की कोशिश की, एक बर्तन सीधे उनकी हथेली में घुस गया। शेरिफ मदद करने जा रहा था। प्रोफेसर को कुछ नया मिला। उसने कहा अलमारी में कुछ है जो लगातार उसका खून चूस रहा था। शेरिफ ने तुरंत सुई उठाई। प्रोफेसर ने अलमारी खोली। खोलते ही वो चीज हिल गई। प्रोफेसर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने शेरिफ को गोली न चलाने कहा, फिर खुद फलों का चाकू निकाला। शेरिफ प्रोफेसर को सुरक्षित जगह ले गया। जब प्रोफेसर घाव साफ कर रहे थे, शेरिफ ने देखा कमरे की चीजें खुद हिल रही थीं। पर अब वो हैरान नहीं था क्योंकि ये राक्षस खून के शौकीन थे। प्रोफेसर ने शेरिफ को साफ करने कहा। कैमरा शाओ लुओ को दिया। उसे शेरिफ का फोन आया। शेरिफ ने कहा वो जाना चाहता है क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा है और उसे दिल की बीमारी भी है। वो अब और नहीं डर सकता। बातचीत के दौरान शाओ लुओ ने खिड़की पर किसी को देखा, पर वो सिर्फ शीशे से दिख रहा था। अचानक वो राक्षस उस पर झपटा। फिर शाओ लुओ का फोन बंद हो गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी कुछ अजीब लगा। उन्होंने दीवार पर दरार देखी। कैमरा शेरिफ को दिया गया। उसने प्रोफेसर को बताया वो जा रहा है, पर प्रोफेसर को कुछ नया मिला। उन्होंने दाशान को बेड के नीचे देखने कहा। इस कोण से कुछ नहीं दिखा। जब वे दूसरी तरफ गए, अच्छे लोगों में राक्षस भरे थे। प्रोफेसर ने कहा एक ही समय और जगह में अंधेरा और रोशनी साथ रहते हैं, बस अलग कोण से देखना पड़ता है। शेरिफ यह देखकर डर गया। जल्दी से घर से निकल गया, पर फिर सोचा शाओ लुओ को भी साथ ले जाना चाहिए। शेरिफ छोटे लड़के के घर पहुंचा। कितना भी बुलाया शाओ लुओ को, कोई जवाब नहीं मिला। तभी शेरिफ ने मुड़कर अलमारी पर खून का निशान देखा।
जब उसने अलमारी खोली तो उसमें केवल कुछ प्लेटें और कप थे। शेरिफ को प्रोफेसर की बात याद आई, कोण अलग होने पर दिखने वाली चीजें भी अलग होती हैं। शेरिफ अलमारी के पास गया, अंदर से आवाज आई। उसने अलमारी खोली और चौंक गया। अंदर कोई और नहीं, जियोलुओ था। जियोलुओ की हालत देखकर लगा कि वह जिंदा नहीं है। कैमरा शिया हुआ प्रोफेसर पर गया। उन्होंने दीवार की दरार में एक व्यक्ति देखा। वह लंबे समय से लापता शियाउड था। तभी शेरिफ आया और बताया कि जियोलुओ को कुछ हुआ है। प्रोफेसर ने कहा कि आज रात की घटनाओं पर यकीन न करें, ये अलौकिक हैं। शियाहुआ ने जियोये से संपर्क किया। उसे लगा स्थिति बेकाबू हो गई है, जांच रोकनी चाहिए, पर जियोये ने जवाब नहीं दिया। शेरिफ समझ नहीं पा रहा था तो शियाहुआ प्रोफेसर ने उसे समझाया, ये राक्षस पानी से फैलते हैं। बच्चे ने शियाउड के घर का पानी पिया था, फिर दुर्घटना हुई। पुलिस ने साफ करते वक्त वो पानी दशान के नाले में बहा दिया। इसलिए दशान की पत्नी ने खाना बनाते वक्त अजीब आवाजें सुनी। बात करते करते दरार से एक हाथ निकला और सीधे प्रोफेसर की गर्दन तोड़ दी। शेरिफ सब देखकर डर गया, दिल का दौरा पड़ा। एक राक्षस दरार से निकला। कैमरा शियाओ ये प्रोफेसर पर गया। वीडियो देखते वक्त पीछे की अलमारी अपने आप खुल गई। उसका अंत भी शियाओ जैसा ही हुआ। शेरिफ को कुछ नहीं हुआ। वह उठा तो देखा फर्नीचर हिल रहा था। तभी कोई आया। वह ज्यों आई था। शेरिफ ने मदद मांगी, पर ज्यों आई उससे नफरत करता था और उसके बच्चे को ले जाना चाहता था। ज्यों आई ने बच्चे के वीडियो में देखा कि शेरिफ ने लाश को फ्रिज में छिपाया था। शेरिफ की मिन्नतों पर ज्यों आई पिघल गया, क्योंकि दोनों कभी प्यार करते थे। जब शेरिफ गाड़ी में बैठने लगा, उसने बच्चे की लाश देखी। उसे लगा यह औरत पागल है। फिर उसने दूसरी गाड़ी ली, अकेले अस्पताल जाने लगा, पर प्रोफेसर शियाहुआ घर से भाग गई। शेरिफ डर गया, गैस पेडल दबाया, पर थोड़ी दूर चलकर रुक गया। उसने पेजर से साथी को बुलाया, जो बच्चे के गायब होने पर थाने पहुंच गया था। साथी को मजबूरन शेरिफ का ठिकाना जुए को बताना पड़ा। साथी समझे शेरिफ घरों की जांच कर रहा है, पर वहां उसकी गाड़ी नहीं दिखी। शेरिफ ने वॉकी टॉकी से उन्हें वहां से हटने को कहा, पर उन्होंने शाओलुओ को देखा था। शाओलुओ अजीब तरह से घर के सामने खड़ा था। शेरिफ ने उन्हें वहां से जाने को कहा। सोच विचार कर शेरिफ वापस जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर वह 2 बैरल पेट्रोल लेता है। इस बुरी जगह को जलाना चाहता है। लिविंग रूम में जाकर देखा जो आई ने फांसी लगा ली है। दुखी होने के बावजूद शेरिफ ने पेट्रोल डाल दिया। जब शेरिफ आग लगाने लगा, माचिस नहीं जली। मुड़कर देखा तो शाओलुओ हवा फूंक रहा था। शेरिफ डरकर पीछे हटने लगा। उसने पिस्तौल निकालकर पेट्रोल पर गोली चला दी। घर में आग लग गई। दृश्य बदल गया। 5 साल बाद 3 लोग पहाड़ पर आए। उन्होंने दशान से शाओलुओ और प्रोफेसरों के बारे में पूछा। वह जानता था, पर नाम याद नहीं थे। उन्होंने शेरिफ की फोटो दिखाई। कहा कि वह अब भगोड़ा है, क्योंकि उसने लोगों को जलाया था। बातचीत के दौरान दशान ने किसी को देखा, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। फिर दशान ने एक फोटो उठाई। वह प्रोफेसर शियाओ की थी। दशान ने कहा उस आदमी का चेहरा जला हुआ लग रहा था। जैसे ही वे मुड़े, पास का स्टूल हिला और उड़ गया। इसके साथ फिल्म समाप्त हो गई।